तो हम लोग कंट्रोलर डिस्कस कर लिया था, रिपोजिटरी डिस्कस कर लिया था, स्प्रिंग बूट एनोटेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, एंड स्प्रिंग एमवीसी रेस्ट मैपिंग वगैरह के ये सब चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग ने गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग ये सब, डिलीट मैपिंग, ये सब चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। अब देखो हम लोग पैच के बारे में पढ़ते हैं। इट मैप्स HTTP पैच रिक्वेस्ट ऑन ए स्पेसिफिक हेडर मेथड, it is used instead of using request map and patch। ये मतलब पैच ऑप्शन, these are the same equivalent to like जिस तरीके के मेथड जैसे पोस्ट होते हैं, डिलीट होते हैं, इस तरीके के मेथड के लगभग लगभग इक्विवेलेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट बॉडी के बारे में। It is used, request body, it is used to bind the HTTP request with the object in a method parameter. Initially, it is used HTTP message converts to convert the body of the request when the annotates a method with a request body. The Spring framework binds the incoming HTTP request body to that parameter। इसका मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूं भाई। मतलब रिक्वेस्ट बॉडी क्या करता है, तो हमारे पास डेटा किस तरीके से आता है, कोई भी डेटा हमारे पास किस तरीके से आता है भाई, आईडी आती है उसमें, ठीक है, या नेम आता है, और उसकी मान लो एज वेज अगर आती है, ठीक है। तो अब इंटरनेट में जब कोई चीज ट्रेवल करती है ऐसे ऐसे, तो कोई जावा का ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होता है भाई, वो ऐसे बाइट ऑफ स्ट्रीम होती है नहीं, उसको इसको यहाँ पे सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन चलता है। उसको तुमको ये कुछ नहीं है, 0 और 1 फॉर्मेट है, 0 1 0 1 0 1, तो यहाँ कोई जावा वावा का फॉर्मेट नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होती है, यानी कि टेक्स्ट रीड ओनली फॉर्मेट या जेसन फॉर्मेट या एक्सएमएल फॉर्मेट में ट्रेवल होता है डेटा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। तो जब यहाँ से डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करता है, यानी एचटीटीपी यानी इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल करता है, तो ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, ये सीरियलाइज किया जाता है, यानी कि बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना तुम्हारे ऑब्जेक्ट को। जब इन ब्राउजर से तुम कुछ हिट करते हो और एक सर्वर से दूसरे सर्वर की ओर जाता है और आता है, तो यहाँ पे सीरियलाइजेशन होता है, यहाँ पे डीसीरियलाइजेशन होता है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारे जावा, जब तुम्हारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो चल रही है, ये जो समझेगी तो कैसे समझेगी भाई, इसको तो पता नहीं भाई, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं समझता है, ये ऐसे कैसे समझ लेगा कि भाई इंटी आईडी। तो इसमें क्या होता है कि एक पहले क्या तरीके, पहले की बात छोड़ो, लेकिन अभी क्या होता है, इन्होंने कह दिया एक रिक्वेस्ट बॉडी दे दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी जब हम लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट बॉडी के साथ हम एक ऑब्जेक्ट एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया एम्प्लॉय, ठीक है, एक MPLOY एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये रिक्वेस्ट इधर से आई हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर घुसी, तो ये कहेगा अच्छा ये मान लो, तो इसमें ये क्या करेगा, अच्छा ये रिक्वेस्ट हमें किससे मैप करनी है, कहता है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से मैप करनी है क्या, अच्छा। तो फिर क्या करता है, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि लिखा होता है कहीं पे स्ट्रिंग नेम लिखा है, ठीक है, और उसमें स्ट्रिंग लिखा है, एज लिखा है, ठीक है, और इसमें इंटीजर आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3 चीजें लिखी हुई हैं। तो अब क्या करेगा भाई, ये कहेगा अच्छा इसमें तुम हमको ये बताओ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, कहेगा आईडी है, इससे निकालो इसमें घुसेड़ दो, ठीक है। अच्छा नेम भी है, नेम निकालो इसमें घुसेड़ दो, ठीक है। एज है, नेम इसमें घुसेड़ दो। अच्छा घुसेड़ के तुम क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ जावा का, एक ऑब्जेक्ट जावा का बनाओ, क्रिएट करो, एक ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाओ और क्रिएट करो, और ये हमारे प्रोग्राम को दे दो। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट बॉडी का काम क्या है, टू एक्सेप्ट दिस थिंग एज ए जेसन बॉडी और एक्सएमएल बॉडी, मैप इट विद द जावा ऑब्जेक्ट, और तुम्हें एक ऑब्जेक्ट पकड़ा देना जिससे कि तुम आगे की कोडिंग कर सको, ठीक है। ये मुद्दे की बात है। अब वापस चलते हैं अपन, है ना। तो ये बोल रहा है, आगे की बात बोलता है रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। अब रिस्पॉन्स बॉडी करते क्या करता है, इसका बोलता है इट बाइंड्स द मेथड रिटर्न वैल्यू टू रिस्पॉन्स बॉडी, इट टेल्स द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क टू सीरियलाइज द रिटर्न एज एन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन और एक्सएमएल। तो ये बस इसका उल्टा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इधर हम आ गए, ये जस्ट अपोजिट करता है। इसने क्या किया, इसने क्या डीसीरियलाइजेशन किया, डीसीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, यानी जो हमारा एक्सएमएल या जेसॉन में ऑब्जेक्ट था उसको हमें ऑब्जेक्ट में होल्ड करा दिया।
लेकिन इसका क्या काम है, इसने काम किया कि भाई अगर हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट, अब हमारा सर्वर या जो जो वेब ब्राउजर होता है वो इस तरीके से नहीं ना पढ़ सकता है, तो वो क्या करेगा भैया, एक काम करो, इसको आप स्ट्रिंग या एक्सएमएल या उस तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम हो गया रिस्पॉन्स बॉडी का। तो यानी जब भी तुम रिक्वेस्ट बॉडी देखो तो वो पैरामीटर के अंदर होगा जो एक्सेप्ट कर रहा होगा कई सारे डेटा, ठीक है। इसी तरीके से रिस्पॉन्स बॉडी है जिसका काम होता है रिस्पॉन्ड करना। अब पाथ वेरिएबल क्या होता है, it is used to extract the value from the URI. It is the most suitable for the RESTful web service where the URI contains a path variable. With we can define the multiple path variable in a method. ठीक है। अब path variable क्या होता है, अब जैसे मैं इसको मिटा देता हूं और कैनवास मैंने क्लियर कर दिया। अब हम किसी, जैसे तुमने देखा होगा भाई, स्टूडेंट, मान लो हम स्टूडेंट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसने कह दिया HTTP, ठीक है, कोलन और ऐसे लोकल होस्ट करके, लोकल होस्ट है ना, और इधर मैंने 8080 लगा दिया और स्टूडेंट लगा दिया, ठीक है, स्टूडेंट। अब मान लो मुझे पहला स्टूडेंट चाहिए तो वो कैसे दूंगा मैं, तो मैंने लगा दिया इधर 1। अगर मुझे मान लो सेकेंड स्टूडेंट चाहिए तो हमने कह दिया 2, 3, यानी ये वैल्यू चेंज हो रही हैं। तो इन वेरिएबल्स या इस चीज को कहा जाता है पाथ वेरिएबल, ठीक है। यानी आपके यूआरआई के पाथ में बीच में आता है कोई नंबर होता है जिसकी वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग होती है जब भी कोई भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए पाथ वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है @पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो और इस ऑब्जेक्ट को इधर से हम लोग मैप करा देते हैं, फिर वो हमारे एक स्ट्रिंग या भी जो भी डेटा टाइप हमने डिफाइन किया हुआ है उसमें हमें वो प्राप्त हो जाता है और उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका जब रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से रिक्वेस्ट परम होते हैं। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द क्वेरी पैरामीटर फ्रॉम द यूआरएल। पाथ वेरिएबल और क्वेरी पैरामीटर में हम फर्क समझाएंगे। इट इज यूज ऑल्सो नोन एज द क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द वेब एप्लीकेशन। इट स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू इफ द क्वेरी पैरामीटर इज नॉट प्रेजेंट इन द यूआरएल इफ इट कैन स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। तो देखो पाथ वेरिएबल और इसमें डिफरेंस क्या होता है भाई, ये तुम्हारे जो पाथ वेरिएबल होता है उसमें स्ट्रक्चर इस तरीके का आता है, मतलब 1 कुछ है गेट इन्फो लेट्स से 2। तो यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्लैश से होता है, यानी तुम्हें लगेगा ये पाथ ही है लेकिन हो मतलब पाथ में ही है, मतलब जैसे तुम्हारा यूआरएल एक्सेस किया जाता है स्लैश 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 स्लैश, तो इसके बीच में कुछ वैल्यूज पड़ी हो सकती है। अच्छा, क्वेरी परम में क्या डिफरेंस होता है भाई, उसका जो फंडा होता है उसका कुछ इस तरीके से होता है कि वो क्वेश्चन मार्क के बाद आता है। मान लो तुम्हारा ये यूआरएल है, यूआरएल, और फिर उसके जहां पे क्वेश्चन मार्क, अब तुम यहां करोगे नेम इज इक्वल टू साहिल, ठीक है, एम्परसेंड, फिर इसके यानी दूसरी वैल्यू पास करनी, इसकी एज कितनी है, मात्र इसकी 18 साल एज है, ठीक है, और इस तरीके से, और इसकी सैलरी कितनी है, इसकी मान लो कि 5 करोड़ रुपए सैलरी है इसकी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसकी। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से पास करी जाती है ये क्वेरी परम कहलाती है, ठीक है। ओके, अब आते हैं रिक्वेस्ट हेडर। It is used to get the details about the HTTP request header. We use this annotation as a method parameter. The optional element of the annotations are the name, required value, default for each detail in the header. We also specify the annotation. We can use the multiple time in the method. रिक्वेस्ट हेडर कुछ नहीं, मतलब कि जब भी तुम्हारी HTTP की रिक्वेस्ट आती है तो उसमें दो तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हेडर, यानी हेडर बोले तो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दिखती नहीं, दूसरी होती है बॉडी जिसमें तुम एक्चुअल डेटा डालते हो, जो तुम्हारा जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन पास करती है वो होती है, ये होती है मेटा डेटा टाइप की होती है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन कि सिक्योरिटी कोड क्या है, ठीक है, तुम्हारा ब्राउजर कौन सा था, दिस जो IP एड्रेस कौन सा था। तो यानी दुनिया भर की जो नाटक वाली जो चीजें होती हैं वो हम लोग हेडर में डालते हैं, बराबर।
अब आगे पढ़ते हैं। रिक्वेस्ट हेडर हो गया। रेस्ट कंट्रोलर हम जानते हैं। रेस्ट कंट्रोलर एक्चुअली में इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन। The REST controller annotation itself annotated with the response body annotation. It eliminates the need of annotating each method with the response body. ठीक है। The request attribute क्या होता है? It binds the method parameter to request attribute. If it provides convenient access to the request attribute from the controller method. With the help of request attribute annotation, we can access the object of the populated on the server side. ये request attribute भी हम लोग पहले सेट कर सकते थे, अब ज्यादातर ये चीजें यूज होती नहीं है, तो उसको भी अगर हम लोग वैल्यू से एक्सेप्ट करना है तो दैट इज द काइंड ऑफ रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। we have used all the above annotation in our REST ट्यूटोरियल इन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग आगे आगे की लाइन पढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। स्प्रिंग बूट मैनेजेस डिपेंडेंसीज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये अपने आप ही कर लेता है। हम जैसे बोल रहे हैं कि स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग में फर्क ही यही है कि ये कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये कन्वेंशंस को फॉलो करता है। Each release of the Spring Boot provides a list of dependencies that it supports. ठीक है, the list of dependencies is available as the part of bills of material. ठीक है, Spring Boot dependencies that can used with the Maven. ये dependencies जो Maven के साथ इस्तेमाल हो सकती है। So we need not to specify the version of the dependencies our configuration. हमें क्योंकि इसके पेरेंट और स्टार्टर प्रोजेक्ट दिए होते हैं तो इसलिए हमें वर्जन स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं होती है। उसके के साथ जो कंपैटिबल होते हैं और वो अपने आप ही वो डाउनलोड कर लेता है। ये कंपैटिबिलिटी चेक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्प्रिंग बूट्स की होती है। ठीक है, स्प्रिंग बूट मैनेजेस itself, ये अपने आप को मैनेज कर लेता है। The Spring Boot upgrade all the dependencies automatically in a consistent way when we update the Spring Boot version. Spring Boot upgrades all the dependency automatically. जितनी भी इसकी डिपेंडेंसी होती हैं ये अपने आप को कंसिस्टेंट वे में अपडेट कर लेता है when we update the Spring Boot version. ठीक है, एडवांटेज ऑफ द डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट सिस्टम। अब डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ग्रेडल है, हमारे पास दो चीजें हैं, इन मेवन है। इनका एडवांटेज बताने की कोशिश कर रहा है कि डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट सिस्टम में एडवांटेज क्या होती है भाई। ठीक है, it provide a centralization of the dependency information by specifying the Spring Boot version in one place. It helps when we switch from one version to another version. जब भी हम कभी एक वर्जन से दूसरे वर्जन में स्विच करेंगे तो हमें क्रॉस कंपैटिबिलिटी या इन सब चीजों के बारे में फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे बिहाफ पे स्प्रिंग ने ऑलरेडी चेक कर रहा है। पहले प्रोजेक्ट्स में जब हम लोग करते थे, जब कभी वर्जन अपग्रेड करते थे तो लॉट ऑफ क्रॉस कंपैटिबिलिटीज इशू आते थे कि कोई जार फॉर एग्जांपल कोई डिपेंडेंट जार किसी वर्जन में वर्क कर रही है, कोई डिपेंडेंट जार किसी वर्जन में। इट वाज ए टीडियस प्रोसेस, बट स्प्रिंग बूट ने वो सारा पेन अपने ऊपर ले लिया है और अब हमें करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहती। It avoid the mismatch of the different version of the Spring library. ये हमें सब different version of avoid कर लेती है। We only need to write the library name with the specifying version. It helpful with the multiple module project. ठीक है, एक हमें स्पेस करना है, वो मल्टीपल मॉड्यूल के लिए सफिशिएंट होता है। Spring Boot also allows the overriding of the dependencies version if required. अगर वो override करना पड़ता है तो वो सब भी कर लेती है। ठीक है, तो इसमें हमें लगता है द मेवन प्रोजेक्ट इनहेरिट्स द फीचर ऑफ द स्प्रिंग बोट स्टार्टर प्रोजेक्ट द बाय डिफॉल्ट कंपाइलर वर्जन। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेती है। यूसीएफ नोट कोडिंग, इट इनहेरिट्स द डिपेंडेंसी सेक्शन from the Spring Boot dependencies form. It manages the version of the common dependency. It ignores the version tag for that dependencies. ठीक है, dependencies inherited from the Spring Boot dependencies form. ठीक है, सेंसिबल रिसोर्स फिल्टरिंग होता है, सेंसिबल प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये देखो स्टार्टर प्रोजेक्ट जैसे तुम लोग को दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे the following Spring Boot starter project inherit the automatically when we configure the project. जब भी हम प्रोजेक्ट कभी कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये सब चीजें तुमको दिखेंगी। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर रहा है?
इन द above डिपेंडेंसी, ऊपर दिए गए डिपेंडेंसी में we have specified only the Spring Boot वर्जन, हमने क्या केवल डिफाइन किया है, Spring Boot वर्जन डिफाइन किया है जो कि पेरेंट क्लास है, ठीक है। ओके, इफ वी वांट टू ऐड एडिशनल स्टार्टर सिंपली रिमूव द वर्जन टैग, अगर हम लोग और भी स्टार्टर प्रोजेक्ट यूज करना चाहते हैं, सिंपली रिमूव द वर्जन। द सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ओवरराइड द इंडिविजुअल डिपेंडेंसी बाय ओवरराइडिंग ए प्रॉपर्टी इन द प्रोजेक्ट। हम लोग अगर कुछ कोई चीज ओवरराइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द जावा प्रोग्राम, जैसे इसमें 1.8 वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ऐड अनदर डिपेंडेंसी विद द सेम आर्टिफैक्ट दैट वी हैव इंजेक्टेड ऑलरेडी, जो हम ऑलरेडी इंजेक्ट कर चुके हैं, इंजेक्ट दैट डिपेंडेंसी अगेन इनसाइड द प्रॉपर्टीज टैग टू ओवरराइड द प्रीवियस वन, ठीक है। द जावा वर्जन, ठीक है, अगर हमें जावा वर्जन चेंज करना है तो क्या करना है, बस प्रॉपर्टी लिखा, जावा डॉट वर्जन लिखा और ये कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जो प्लगइन्स वगैरह हैं मेवन वगैरह के, तो ये सब प्लगइन वगैरह ये सब तो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझने की कोशिश करना है कि क्या क्या चीजें आती हैं जब हम लोग स्टार्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, Spring Boot without parent project. If we don't want to use Spring Boot starter parent dependency, but if we still want to take the advantage of the dependencies management, we can use the scope tag. हम scope tag ऐसे import define कर सकते हैं अगर advantage नहीं लेना चाहते हैं। ये सब चीजें कोई खास मतलब की है नहीं। This above dependency is not allowed overriding. Achieving the overriding, we need to add the entry inside the dependency management. ये सब चीजें छोड़ो। ओके, अब ये बात कर रहा है कि जो हमारे स्प्रिंग बूट हम लोग ने प्रोजेक्ट खोला था, उसमें प्रॉपर्टीज का क्या योगदान है, उसमें प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, क्या करता है प्रॉपर्टीज, और वो सब चीजों के बारे में वो बताने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क कम with the beautiful mechanism of the application configuration using a file called application.properties। ये application.properties के साथ आता है, जो कहाँ रखी रहती है, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेस के अंदर रखी रहती है, जिसका नाम होता है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स ए वेरियस प्रॉपर्टीज, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी जाती हैं, दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। वो कहाँ पे रखी रहती हैं, वो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर लिखी गई होती है। द प्रॉपर्टी हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू, प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारी डिफॉल्ट वैल्यूज रहती हैं। वी कैन सेट ए प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल सेट कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट ऑल्सो अलाउज टू डिफाइन आवर प्रॉपर्टी इफ रिक्वायर्ड, उसमें स्प्रिंग बूट अलाउ करता है अगर हम उसकी कोई प्रॉपर्टी ओवरराइड करना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल अलाउ अस टू रन एन एप्लीकेशन इन ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, अगर हमें अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज फाइल चाहिए तो वो भी ये अलाउ करती है। इन शॉर्ट, वी कैन यूज एप्लीकेशन properties to configure the Spring Boot framework। हम लोग यानी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी Spring Boot एप्लीकेशन को पास करनी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ दे सकते हैं, वो हम लोग दे सकते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, ठीक है। डिफाइन आवर एप्लीकेशन कस्टम कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद एग्जांपल पे नीचे आ जाते हैं, जैसे कि देखो, इस अगर हमें एप्लीकेशन का नाम देना है तो इसका क्या टैग है, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम। अगर हमें पोर्ट 8080 की जगह किसी और पोर्ट पे चलाना है तो सर्वर डॉट पोर्ट 80 कोलन मतलब 81 कर दिया था। अब एग्जांपल, वी हैव कॉन्फ़िगर्ड द एप्लीकेशन नेम एंड द पोर्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए दो तरीके के फाइल फॉर्मेट अभी तक अवेलेबल हैं, एक डॉट प्रॉपर्टीज, एक YAML, ठीक है, ठीक है। ये दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। YAML बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे ओवर प्रॉपर्टीज, उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि हमने उसमें बार बार टैग नहीं लिखने पड़ते हैं, एक ही बार टैग लिखना पड़ता है, और वो अभी हम लोग बताए, कोई भी ले सकते हो, मतलब चाहे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ले लो, चाहे या YAML ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्प्रिंग बोर्ड को खाली इंफॉर्मेशन से मतलब है, कैसे दे रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं या YAML के बारे में। Spring Boot provides another file to configure the property called YML, ठीक है। Spring Boot provide another file to configure the property is called YML. The YML file work
बिकॉज द स्नेक जार इज प्रेजेंट इन द क्लास पाथ। ये काम क्यों कर पाती है? क्योंकि SNAKE YML जार पड़ी होती है क्लास पाथ में। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज we can also use the application dot YML, but YML file should be present in the class path। ये class path के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी इसी तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन यहाँ का देखो, यहाँ पे जब तो हम लोग डिफाइन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम इज इक्वल टू डेमो। अब यहाँ पे देखो किस तरीके देख रहे हैं, स्प्रिंग स्पेस, इसमें थोड़ा सा हमको टैब दिख नहीं रहा है, लेकिन ये टैब होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, स्प्रिंग उसके अंदर एप्लीकेशन और उसके अंदर हम लोग डेमो एप्लीकेशन। तो इसमें अंदर थोड़ा सा इंटेंडेशन अपनी तरफ से ऐड कर लो। इस तरीके से तुम्हें वन लाइनर होता है उस तरीके का ये नहीं होता है YML। इसमें थोड़ा सा मतलब कि नेस्टेड स्ट्रक्चर टाइप से बनाते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर नेम, उस तरीके से काम करा जाता है, ठीक है। In the above example, we have configured the application name and port। हम ऊपर दिए गए एग्जाम्पल पे एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पोर्ट को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, ठीक है। अब स्प्रिंग बूट प्रॉपर्टीज कैटेगरी आती हैं कई सारी के। देयर आर द 16 कैटेगरी ऑफ द स्प्रिंग बूट प्रॉपर्टीज एज फॉलो। कोर प्रॉपर्टी होती है, कैशे प्रॉपर्टी होती है, मेल प्रॉपर्टी होती है, जेसन, डेटा ट्रांजेक्शन, डेटा माइग्रेशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, वेब प्रॉपर्टीज, है ना, टेम्पलेटिंग प्रॉपर्टी, सर्वर प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, आर सॉकेट, एक्चुएटर, डेव टूल प्रॉपर्टीज, टेस्टिंग प्रॉपर्टी। ये दुनिया भर की प्रॉपर्टीज हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी स्टेबल है, जिसका इसका जो ये सब चीजें इसकी थोड़ी थोड़ी मतलब है, लेकिन एज पर रिक्वायर्ड तुम लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगी। जैसे डीबग, ये डीबग मोड में ये नाम रखने के लिए यूज होती है, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन नेम, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट एडमिन डॉट इनेबल, ठीक है। इट इज यूज टू इनेबल द एडमिन फीचर ऑफ द एप्लीकेशन। स्प्रिंग डॉट कॉन्फिग डॉट नेम एप्लीकेशन, इट इज यूज टू सेट द कॉन्फिग फाइल नेम, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें हैं जो अभी इसलिए इतना लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन दिस इज द लोकेशन वेयर यू हैव टू लुक फॉर कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। ये तुम लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हो, इसको एक एक करके पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब स्प्रिंग बूट स्टार्टर, स्टार्टर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना। स्टार्टर हम बता चुके हैं कैसे स्टार्ट किया जाता है, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं स्टार्टर के, हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर भी यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ स्टार्टर दैट अलाउज एड अ जार इन ए क्लास पाथ। स्प्रिंग बूट बिल्ट ए स्टार्टर मेक्स डेवलपमेंट इजियर एंड रैपिड। स्प्रिंग बूट स्टार्टर आर द डिपेंडेंसीज डिस्क्रिप्टर। In the Spring Boot framework, all the starter follows a similar naming pattern, ठीक है, सेम नेमिंग पैटर्न फॉलो करते हैं। Spring Boot starter where that denotes a particular type of application. For example, if we want to use the Spring JPA and database access, we need to include the Spring data Spring Boot starter data JP। अगर हम लोग डेटाबेस लेक्चर वगैरह कर रहे हैं, थर्ड पार्टी स्टार्टर भी हैं। अगर मान लो हम लोग कोई दूसरे स्टार्टर, वी इंक्लूड द third party starter in our project, but we do not use the Spring Boot starter for including the third party dependency। The Spring Boot starter is reverse of the official Spring Boot artifact। ये चीजें, मतलब ये स्टार्टर प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम लोग डिटेल में। प्रोडक्शन स्टार्टर्स कुछ ऐसे हैं, JPA वगैरह, शोटल, ट्विटर, है ना, बायोटेनिक्स, कनेक्टर, दुनिया भर की चीजें हैं यहाँ पे, है ना। सिक्योरिटी के लिए स्टार्टर अलग है, अगर सिक्योरिटी फीचर वेब सॉकेट अलग अलग लगाना चाहते हो उसके लिए अलग स्टार्टर प्रोजेक्ट है। कुल मिला के इन्होंने अपने काम को क्या किया है, अच्छे अच्छे स्टार्टर बेस्ट एक प्रोजेक्ट लगा के देखो। एक्टिव MQ वगैरह यूज करना है, कोई चीज तुम्हें वेब, हम लोग ये मोस्ट कॉमन वेब स्टार्टर यूज करते हैं जो सबसे आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये स्टार्टर प्रोजेक्ट है। अब प्रोडक्शन रेडी करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टार्टर करते हैं, एक्चुएटर, जिसमें हम लोग हेल्थ चेक वगैरह करते हैं। स्प्रिंग बूट स्टार्टर रिमोट शेल, अगर रिमोट शेल वगैरह का कोई काम वाम हो तो उस पर करते हैं। ये ठीक है, दैट्स ओके, इट्स नॉट ए big deal where we have to spend some time. The Spring Boot starter parent is a project starter. It is the default configuration for our application internally by all dependencies. All of the project are used in the Spring Boot starter parent as a parent of the form.xml। ये चीजें ठीक है, मतलब इसको उतना समय मत दो। ये पेरेंट प्रोजेक्ट हम लोग डिफाइन कर ही चुके हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वेब प्रोजेक्ट हम लोग इनिशियलाइज करके देख ही चुके हैं। एम्बेडेड सर्वर टॉम कैट आ जाता है।
जेटी ऑप्शनल में आ जाता है, अगर हम लोग जेटी कॉन्फ़िगर करना हो तो जेटी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टॉमकैट आता है। अंडर रो सर्वर, स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स another server called under row. It is also embedded web server like JT. It is overridden by the Java and management is sponsored by JBoss. The main advantage of Underflow are ये HTTP 2 को सपोर्ट करता है, अपग्रेड करता है, वेब सॉकेट को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द सर्वलेट 4 एंड फ्लेक्सिबल और एम्बेडेड है। ठीक है, रिमेंबर while using Underflow in the application make sure the default Tomcat server is excluded, वो उसको एक्सक्लूड करना पड़ टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सर्वर, यानी एक टाइम पे एक ही सर्वर चलेगा ना। ओके, अब दो तरीके के स्टार्टर प्रोजेक्ट के बारे में ये बात कर रहा है। ये बोल रहा है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एक होता है, एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट होता है। इसमें डिफरेंस क्या है? द स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब कंटेन्स द Spring Web dependencies that include the Spring Boot starter Tomcat। ठीक है, द स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब कंटेन्स द फॉलोइंग, मतलब वो टॉमकैट वाला केवल टॉमकैट करेगा, लेकिन ये स्प्रिंग बूट वेब वाला ये चीज स्प्रिंग बूट स्टार्टर इंक्लूड करेगा, जैक्सन करेगा, स्प्रिंग कोर करेगा, स्प्रिंग एमवीसी करेगा, ये सब दुनिया भर की नाटक चीजें करेगा। ठीक है, और इसको नीचे करता रहेगा, और कोई फर्जी बाकी सब फर्जी बातें हैं, कोई अर्थ नहीं है इन सब चीजों का। ठीक है, डेटा जेपीए स्प्रिंग की बातें करते हैं। अब थोड़ा सा इसने प्रोजेक्ट बनाया है छोटा सा, वो प्रोजेक्ट अपन लोग बनाया जाएगा और फिर उसको समझा जाएगा। स्प्रिंग डेटा इज ए हाई लेवल स्प्रिंग सोर्स प्रोजेक्ट। इट, ठीक है, its purpose is to unify and easy access to the different kind of persistent storage, both relational database and NoSQL database। स्प्रिंग इसको मतलब कि कुछ डेटाबेस में सेव करना या नहीं सेव करना उसके बेस पे डिपेंड उस चीजों को केटर करता है। When we implement a new application, जब भी हम कोई नई एप्लीकेशन बनाते हैं, we should focus on the business logic। हमें केवल और केवल जो बिजनेस लॉजिक है वहां पे फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी के को छोड़ के हमें केवल बिजनेस लॉजिक जो उनका काम है उन पे फोकस करना चाहिए। एंड द boilerplate code. That's why Java persistent API, JPA specification and Spring Data JPA are extremely powerful। उसी उद्देश्य के लिए ये दोनों APIs बहुत पॉपुलर हुई हैं। Spring Data JPA adds a layer on or top of JPA, मतलब जो JPA की API है उसके ऊपर भी इसने अपने आप को एक लेयर अटैच करती है। इट मींस स्प्रिंग डेटा JPA यूजेस ऑल फीचर डिफाइंड बाय द JPA स्पेसिफिकेशन। जो ये स्प्रिंग JPA है वो सारी के सारी वो फीचर इस्तेमाल करती है जो हमारी JPA यूज करती है। इट स्पेसिफिकली एंटिटी एसोसिएटेड मैपिंग, ठीक है, इट स्पेसिफिकली एंटिटी एसोसिएटेड मैपिंग, JPA क्वेरीज कैपेबिलिटीज, तो ये सारी वही चीजें हैं। स्प्रिंग डेटा JPA एड्स इट्स ओन फीचर सच एज नो कोड इम्प्लीमेंटेशन। मैंने कल दिखाया था ना, इसमें कोई भी क्वेरी फायर नहीं मतलब दिख रही थी, तो कोई क्वेरी दिख ही नहीं रही थी। अगर तुम पुराने लड़के को ले आओगे तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्वेरी फायर कैसे हो रही है। इट ओन फीचर, ये ओन करता है फीचर सच एज नो कोड इम्प्लीमेंटेशन और रिपोजिटरी पैटर्न, कोई भी कोड की जरूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल लाइन कोड। तुम डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बनाओगे, कुछ नहीं करोगे, सब ये कुछ अपने आप कर लेगा। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस क्वेरीज फ्रॉम द मेथड नेम, हम लोग मेथड कॉन्फ़िगरेशन यानी मेथड नेम या मेथड नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे द डेटा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए हैंडल्स द मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जेडीबीसी बेस्ड डेटा एक्सेस एंड ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, इट रिड्यूसेस द बॉयलरप्लेट कोड रिक्वायर्ड बाय द JPA। ये बॉयलरप्लेट जितना भी कोड है उसको रिड्यूस कर देता है। इट मेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर परसिस्टेंट लेयर इजियर एंड फास्टर। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर जो तुम्हारी परसिस्टेंट लेयर यानी जहां पे डेटा को घुसेड़ा या सेव किया जाता है उस लेयर का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही आसान कर देता है। ठीक है, Spring Data JPA aims to improve the implementation of the data access layer by reducing the effort to amount that is needed। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें पता ही हैं। Spring Data JPA फीचर, इसके क्या क्या फीचर हैं उसके बारे में हम लोग जरा चर्चा कर ली जाए। ठीक है,
देयर आर द थ्री मेन फीचर ऑफ द स्प्रिंग डेटा जेपीए एज फॉलो। मुख्यतः इसके तीन जो फीचर हैं वो ये हैं। नो कोड रिपोजिटरी, ठीक है, इट इज मोस्टली पॉपुलर persistent related pattern, ठीक है, it enable us to implement our business code on a higher abstraction level, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट बोले तो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तुम्हें पता नहीं होता चल कैसे रही है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जब भी तुम्हें पूछा जाए एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, मतलब कोई एब्स्ट्रैक्शन इन द ऊप्स या एब्स्ट्रैक्शन इन द लेयर, तो उसका क्या अर्थ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम बढ़िया से एक कार के ओनर हो, है ना, तो हमारे पास दो कार हैं, यूं कार, तुम ऐसे ऐसे कार से, अरे सॉरी क्या बन गया अगर मान लो तुम्हारे पास एक कार है, तुम जा रहे हो ऐसे, ठीक है, और तुम्हारे पास एक स्टेयरिंग है, ठीक है, इस तरीके की स्टेयरिंग है, और तुम यहाँ से बाएं घुमाते हो, बाएं घूम जाता है, दाएं घुमाते हो, दाएं घूम जाता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ना इंटरनली कैसे वर्क करता है, या कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कौन सा व्हील कहाँ पे अटैच है, तब जाके लेफ्ट लेफ्ट टर्न करता है, तब जाके राइट कर, कैसे आगे बढ़ रही है, एक्सीलेटर पे पैर दबाते हो तो गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, कम दबाते हो तो पीछे आने लगती है। तो इस तरीके की चीजें, तो यानी तुम क्या कर रहे हो, एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, यानी इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को तुम्हें छुपा लिया गया है, यानी इस सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा लिया गया है, एंड यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ओके, तो इस सारी चीजों का मतलब होता है कि भैया तुम इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है, बूझे। तो इसी तरीके एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है, मतलब तुम्हें कोई कोड नहीं लिखना। अगर मान लो तुम्हें सारे रिकॉर्ड तुम्हें चाहिए तो फाइंड बाय आईडी कर दो, फाइंड ऑल कर दो, ठीक है, अगर कोई किसी मेथड फाइंड बाय नेम कर दो, एंड इस तरीके से अब जब हम लोग कभी एक्चुअल में कोड लिखेंगे तो तुम्हें समझ में आएंगी सब चीजें। रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट implementation फॉर ईच मेथड बाय इट्स रिपोजिटरी इंटरफेस। It means that there is no longer need to implement the read write operation, ठीक है। It provides the default implementation of each method, ये कहता है कि by default implementation provide करता है of each method, ठीक है, हर एक तरीके के मेथड की in its repository interface. It means that there is no longer need to implement the read and write operation. इसका ये कहता है, इसका सीधा सा मतलब है, ये कहता है कि भैया सीधा सा मतलब कि इसके लिए अब कोई भी रीड राइट ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जनरेटेड क्वेरीज क्या होती हैं, अनदर फीचर ऑफ द स्प्रिंग डेटा जेपीए इज टू जनरेट द डेटाबेस डिजाइन क्वेरी बेस्ड ऑन द मेथड नेम, ठीक है, मेथड नेम के बेसिस पे ये फिगर आउट कर लेता है कि क्या हमें क्वेरी जनरेट करनी है, ठीक है। इफ if the query is not too complex, अगर query बहुत ज्यादा complex नहीं है, we need to define a method in our repository with the name start with find by, ठीक है। After defining the method, Spring parses the method name and creates the query for example, ठीक है। इस तरीके से इस वैल्यू को चीजें कर लेती है और हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती, बस वो सर्च कर लेगी, ठीक है, सर्च करके लिखा लाएगी और ये हमारा काम 35 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन द अबव एग्जांपल वी हैव एक्सटेंडेड द क्रिड रिपोजिटरी, ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्रिड रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर लो, ठीक है, किसको कर लो, क्रिड, दैट यूजेस द टू जेनरिक, ठीक है, किस टाइप का, जेनरिक टाइप का, एंड लॉन्ग, द एम्प्लॉय इज एंटिटी टू बी मैनेज्ड एंड लॉन्ग इज द डेटा टाइप ऑफ ए प्राइमरी की, ठीक है। अब ये तुम किस टाइप की क्वेरी के लिए तुम ये बना रहे हो, ये बना रहे हो तुम भैया, ये बना रहे हो तुम क्रेड रिपोजिटरी, यानी हमें क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस पे करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे करना है, और उसकी प्राइमरी की क्या है भैया, लॉन्ग है, ठीक है। In the above example, we extended the CRUD repository that uses two generics, ठीक है, दो generics का इस्तेमाल किया जाता है, employee and long. The employee is the entity that is to be managed and long is the data type of the primary key,
ठीक है। द एम्प्लॉय इज द एंटिटी दैट इज टू बी मैनेज, एम्प्लॉय एक एंटिटी है जो मैनेज की जानी चाहिए। एंड लॉन्ग इज द डेटा टाइप ऑफ दैट प्राइमरी की, लॉन्ग वो एक वो तरीका है, मतलब जो प्राइमरी की है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। स्प्रिंग इज इंटरनली जनरेटेड ए JPQL, जावा, स्प्रिंग इंटरनली जनरेट करती है, क्या करती है, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज, वो एक मतलब नाम दे दिया इन्होंने JPQL, उसको जनरेट कर क्वेरी बेस्ड ऑन द मेथड नेम, ये मेथड नेम को पढ़ता है, समझता है, अच्छा इसका क्या मतलब है, उसके बेस पे एक क्वेरी जनरेट करता है इंटरनली जिसका नाम है JPQL। द क्वेरी इज डेराइव्ड फ्रॉम द मेथड सिग्नेचर, ये मेथड सिग्नेचर यानी मेथड के नाम को पढ़ के समझी जाती है। इट सेज द बाइंड पैरामीटर बिलो parameter value, execute the query and return the result. It sets the bind parameter value, ये सारे पैरामीटर को बाइंड करता है, एग्जीक्यूट क्वेरी करता है एंड रिटर्न रिजल्ट रिटर्न करता है। देयर आर सम अदर फीचर एज फॉलो, इसके अतिरिक्त भी और भी फीचर हैं। इट कैन इंटीग्रेट कस्टम रिपोजिटरी कोड, ठीक है, ये कस्टम रिपोजिटरी कोड है उसको भी इंटीग्रेट कर सकता है। इट इज द पावरफुल रिपोजिटरी एंड कस्टम ऑब्जेक्ट मैपिंग एब्स्ट्रैक्शन, बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। इट सपोज द ट्रांसपेरेंट ऑडिटिंग, अच्छी सी ऑडिटिंग देता है। It implements a domain-based class and provides the basic properties, ये सब चीजें आगे बढ़ लो। It supports the several modules such as the Spring Data JPA, Spring Data MongoDB, Spring Data REST, Spring Data Cassandra। तो इसके बहुत सारे मॉड्यूल हैं, स्प्रिंग डेटा JPA है, MongoDB से कनेक्ट करना है उसके लिए है, डेटा रेस्ट के लिए है, डेटा कैसेंड्रा के लिए है, तो ये सब चीजें हैं भाई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। Spring Data Repository. The Spring Data JPA provides the three repositories as follows. ये तीन तरीके की repositories को हमको देता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करते हैं। CRUD repository. It offers the standard create, read, update, delete. It contains the method like find one, find all, and save. ठीक है, पहले तो हम समझा दें CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं, CRUD का मतलब क्या होता है। तो अगर CRUD की बात करें तो तुम्हारे पास अगर कोई डेटाबेस डब्बा ऐसा रहता है, उसमें कुछ टेबल होती हैं, टेबल में कुछ कॉलम होते हैं, है ना, इसमें वैल्यूज पड़ी होती हैं। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, STUDENT स्टूडेंट, तो ये अगर इसमें सेव करना है तो इसको बोलेंगे राइट। अगर इसको यहाँ से पढ़ना है तो उसको बोलेंगे रीड। अगर इसमें से कोई वैल्यू चेंज करके मान लो इसकी एज 17 से 18 करनी है तो इसको बोलेंगे अपडेट, ठीक है। और मान लो ये रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए तो इसको बोलेंगे डिलीट। तो यानी ये पड़ता है CRUD, CRUD, CRUD। CRUD बोले तो क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं क्रिएट। स्प्रिंग डेटा JPA प्रोवाइड्स थ्री रिपोजिटरीज, तो ये तीन तरीके के रिपोजिटरी प्रोवाइड कराता है। पहला प्रोवाइड कराता है CRUD रिपोजिटरी। इट ऑफर्स द स्टैंडर्ड क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। इट कंटेन्स द मेथड लाइक फाइंड वन, ठीक है, फाइंड ऑल, सेव एंड डिलीट, ठीक है। पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी। इट एक्सटेंड, यानी ये क्या करता है, एक्सटेंड कर लेता है एंड एड्स द फाइंड ऑल मेथड। इट अलाउ अस टू सॉर्ट एंड रिट्रीव द डेटा इन द पेजिनेटेड वे, ठीक है। अब पेजिनेशन का क्या मतलब होता है, हम जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो पेजिनेशन होता क्या है, तुमने गूगल का रिकॉर्ड देखा, गूगल में कुछ सर्च करते हो जब भी कभी ऐसे, गूगल में मान लो कि वेंकी सर्च कर लो या कुछ सर्च कर लो, तो यहाँ पे नीचे जब जब बॉटम में जाओगे तो 1 2 3 4 5 लिखा रहता है। यानी गूगल ने इतना डेटा फेंक दिया कि तुम्हारे इस वेब पेज में दिखाना संभव नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अगले उसने कहा पेज बना लिए, जितना डेटा के हिसाब से पेज बना लिए। तो अब कहा कि एक पेज पे क्लिक करोगे तो पहले पेज का डेटा दिखाएंगे, दूसरे पेज का डेटा क्लिक करोगे तो दूसरे पेज का डेटा दिखाएंगे, तीसरे पेज पे क्लिक करोगे तो तीसरे पेज का डेटा दिखाएंगे, इस तरीके के सो ऑन सो एंड फोर्थ, एंड तुम आगे पीछे मूव कर सकते हो। इसकी एडवांटेज क्या होती है कि भैया अगर मान लो 10 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है, और 10 लाख रिकॉर्ड इसने तुमने फेंक दिया खट्टा, तो तुम्हारा ब्राउजर बिल्कुल हैंग कर जाएगा, ब्राउजर फट जाएगा और तुम्हारा क्लाइंट हैंग हो जाएगा, तुम कहोगे वेबसाइट बहुत स्लो है। तो इसमें क्या करते हैं भैया, उन्हें क्या करता है, पहले काम करो, एक चंक्स में डेटा पकड़ो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा ब्राउजर तुम्हारा केवल 100 रिकॉर्ड देख पाता है, तो उसने कहा कि एक काम करो, केवल 100 रिकॉर्ड जाओ,
100 रिकॉर्ड लेके आओ। जब 2 पे क्लिक करेगा तो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, 101 से 200 तक रिकॉर्ड लेके आओ और फिर उसको लाके यहाँ पे चिपकाओ। तो दैट इज द वे इज द पेजिनेशन, एंड पेजिनेशन इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्रेड को एक्सटेंड करता है, यानी उसकी जो जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको ले लेता है और उसके बेसिस पे चीजें सॉर्टिंग होती हैं, रिट्रीव होते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और तीसरा होता है जेपीए रिपोजिटरी। इसका क्या मतलब होता है, इट इज ए जेपीए स्पेसिफिक रिपोजिटरी। ये एक जेपीए स्पेसिफिक यानी जेपीए के लिए ही रिपोजिटरी है। इट डिफाइंस इन द स्प्रिंग डेटा जेपीए। ये कहाँ की डिफाइन की गई है, ये डिफाइन करी गई है स्प्रिंग डेटा जेपीए में। इट एक्सटेंड द बोथ, ये दोनों को ही एक्सटेंड करती है। किसको किसको, ये ग्रड को भी करती है, पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी। इट एड्स द जेपीए स्पेसिफिक मेथड लाइक फ्लश टू ट्रिगर ए फ्लश ऑन द परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मोटी मोटी बात समझें तो इसमें क्या बात करता है, हमारे पास अगर मोटी मोटी बात समझें तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, CRUD रिपोजिटरी है, CRUD, CRUD रिपोजिटरी है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा पेजिनेशन है, पेजिनेशन, ठीक है। और तीसरा क्या है, जेपीए रिपोजिटरी, पीए रिपोजिटरी। तो यानी अगर तुम इस वाले को यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट सबके सारे फीचर है तुम्हारे पास, ठीक है। इसमें सिर्फ क्रिएट, रीड, अपडेट, ये सब चीजें हैं। इसमें पेजिनेशन और प्लस ये है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग तीसरा वाला ही सब कुछ यूज करेंगे, है ना। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। देखो इसमें देखो ये वाली जार यूज करनी पड़ती है, स्प्रिंग डेटा जेपीए वाली। अब स्प्रिंग डेटा स्टार्टर जेपीए, Spring Boot provides a Spring Boot starter dot data JPA dependencies to connect the Spring application with the relational database efficiently. The Spring Boot starter JPA internally uses the Spring Boot JPA dependency since the Spring Boot version is 1.3. ठीक है, ये सब चीजें। द डेटाबेस आर डिजाइंड विद द टेबल ऑब्लिक रिलेशन, ठीक है। Earlier approach, JDBC involved writing the SQL queries. In the JPA, we store the data from the object into the table, vice versa. ठीक है। However, the JPA evolved as a result of the different process. इसको हटा देते हैं। Before JPA or ORM, the term more commonly used to refer these framework is as a Hibernate, is called as a, or before JPA ORM was the term more commonly used to refer this framework. It is a reason Hibernate is called the ORM framework. JPA allows us to map application classes to the table database. JPA allows us to map the application classes to the JPA। तो इसका क्या मतलब है, मैं बता के फिर हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ के फिर खत्म करेंगे। देखें क्या बाकी है, इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग शाम को या फिर जब भी कल टाइम मिलेगा तो कल करेंगे, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ से बता के फिर खत्म करेंगे क्योंकि अब एनर्जी खत्म हो रही है। और फिर दूसरे टॉपिक्स में भी कवर करेंगे धीरे धीरे। ये बोल रहा है, ओके। तो हम तुम्हें ORM या मैपिंग के बारे में बता देते हैं। ये क्या चीज होती है कि भाई तुम्हारी ORM यानी ऑब्जेक्ट, ORM ORM, अब इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, सपोज दैट तुम्हारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। और इसका आईडी जो है प्राइमरी की है, इसका नेम है एक, ठीक है। इसका क्लास है जिस क्लास में ये पढ़ता है, और इसकी एक एज है, ठीक है। अब क्या होता है, अब तुम्हारे इसको इस अगर इंफॉर्मेशन को सेव करना है तो तुम्हारे पास एक टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। अब टेबल में क्या होता है भैया, अब टेबल में भी तुम्हें इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। तो अगर मान लो कॉलम का नाम आईडी है, नेम है, इसकी क्लास है और एज है, तो
ORM यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये है ऑब्जेक्ट, ये है तुम्हारी टेबल, इससे इसकी मैपिंग की जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इस तरीके के कई टूल्स आते हैं यानी लाइब्रेरीज आती हैं। सबसे दो तरीके के ORM फ्रेमवर्क्स को मैं जानता हूँ। पहला होता है, पहला एक हाइबरनेट सुना होगा, हाइबरनेट के बारे में सुना होगा। एक होता है हाइबरनेट, हाइबरनेट, ठीक है, पहला। दूसरा होता है आई बैटिस, बैटिस, ठीक है। तो ये क्या करता था पहले, अगर तुमने क्लास डिफाइन कर दी बढ़िया से, है ना, क्लास क्लास डिफाइन कर दी और बस तुमने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये अपने आप ही जाके तुम्हारे डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट कर देता था। यानी अब इन्होंने DBA का रोल ही खत्म कर दिया था ऑलमोस्ट। यानी तुम जस्ट क्लास लिखो, है ना, इतना काम करो और अपने आप ही एक फाइल जनरेट हो जाएगी और तुम्हारे टेबल में डेटा भी चला जाएगा, टेबल भी बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो इतना आसान कर दिया था कि जस्ट तुम्हें ये बताना है अच्छा कैसे करना है, तुम्हें बस इतना बताना है, टेबल बिहाइंड द सीन सब क्रिएट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली डेटा चला जाएगा। तो ये सब चीजें होती थी, ठीक है, इसी को बोला गया है। अब इसको यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हाइपरनेट वर्सेस JPA से फिर आगे कभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो JPA allows us to map the application class into the table in the database, ठीक है। the entity manager क्या होता है, वंस वी डिफाइन द मैपिंग, जब भी हम कभी मैपिंग डिफाइन कर देते हैं, कहाँ पे डिफाइन करेंगे, XML में करेंगे, नहीं तो एनोटेशन के थ्रू करेंगे। इट हैंडल्स ऑल द इंटरेक्शन विद द डेटाबेस। तो एंटिटी मैनेजर क्या होता है भाई, एंटिटी मैनेजर क्या होता है, एंटिटी मैनेजर की बात करें, जब भी हम इसको कैसे मैप करेगा, अगर हम ये बता दें ये चीजें कैसे मैप करेंगे, तो हमारी एक क्लास होती है जिसका यह नाम होता है एंटिटी मैनेजर, ठीक है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब मैपिंग कर लिए तो जितने भी इंटरेक्शन या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। JPQL यानी जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज, ये मतलब एक अल्टीमेटली सब कुछ एंड ऑफ द डे कन्वर्ट होती है SQL में, ठीक है, लेकिन उससे पहले JPQL है, ठीक है। तो इसको बात करें तो इट प्रोवाइड्स अ वे, ये एक तरीका प्रोवाइड करते हो राइट द क्वेरी, क्वेरी लिखने के लिए, टू एक्सक्लूड द सर्च अगेंस्ट द एंटिटीज, ठीक है। एंटिटी बोले तो क्लास, ठीक है, अगेंस्ट उसको सर्च करने के लिए, कुछ डेटा सर्च करने के लिए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम SQL क्वेरी, ये थोड़ी सी अलग होती है SQL क्वेरी से। JPL क्वेरीज already understand the mapping that is defined between the entities, यानी जो रिश्ता कायम है टेबल और जावा क्लास के बीच में वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो तुमको पता है, ठीक है। वी कैन ऐड एडिशनल कंडीशन इफ रिक्वायर्ड, हम एडिशनल कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। JPQL ऑलरेडी जानता है तुम्हारे कंडीशन, मतलब इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम SQL। वी कैन ऐड द एडिशनल कंडीशन इफ रिक्वायर्ड। अब क्राइटेरिया API क्या होती है, कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, फॉर एग्जांपल बिलो एज बिलो 18 चाहिए, एज एबव, हमें सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर हो, तो वो सारी चीजें वो सारी चीजें कंडीशंस हम लोग लगा सकते हैं। इट डिफाइंस अ जावा बेस्ड API टू एक्सिक्यूट सर्च इंजन अगेंस्ट द डेटाबेस, ठीक है। ये सारी चीजें करते हैं। अब ये बताओ किसी को कोई सवाल जवाब हो तो उसके आंसर करते हैं, नहीं तो अब यहीं पे इसका सेशन का खत्म करते हैं एंड हम फिर कंटिन्यू करेंगे। एंड एडहॉक बेसिस पे रहेगी, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में करने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी लोग ट्रेंड हो। किसी को कोई सवाल जवाब हो, यस नो बता दो, फिर नहीं तो फिर तो क्लोज सर करता हूँ। मतलब 3 तरह की रिपोजिटरी होती है सर, राइट? हाँ 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 हाँ। स्प्रिंग में और कहीं जावा में कहीं पे नहीं होती, इन ओनली स्प्रिंग में होती है, राइट? नहीं स्प्रिंग देखो, बूट में। नहीं सुनो सुनो मेरी बात, जावा, देखो ये जावा है क्या, मतलब स्प्रिंग क्या है, जावा ही है, लेकिन ये लेयर बनाई गई है इसके ऊपर, एक एक फ्रेमवर्क है और ये जावा को यूज करते ही लिखा गया है। तो ठीक है इस ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन इसमें दी गई है, तो अभी के लिए तुम यही समझो कि हाँ स्प्रिंग में ही होती है। ठीक ये है ये हर तरीके के लैंग्वेज में होती है। ठीक है ओके, सर। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू सो ओके, मच टेक सर। केयर, बाय बाय।